हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी साइकोटिक ड्रग्स। 6 सेमेस्टर के मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक चैप्टर है जिसमें हम साइकेट्री से रिलेटेड यानी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड ड्रग्स भी हैं। तो उसमें हमारे पास एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव और एंटी एंजाइटी यानी एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी आ जाती हैं। तो वन बाय वन करके उनको हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट कैटेगरी यानी एंटी साइकोटिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ एंटी साइकोटिक्स, अदर वर्ड्स में इनको हम न्यूरोलेप्टिक्स या फिर मेजर ट्रैंक्यूलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्लास है किसका, साइकोट्रोपिक ड्रग्स का। साइको यानी जो साइकोसिस वाली कंडीशन है, ट्रोपिक यानी जो साइकोसिस वाली कंडीशन है उसको ये ट्रीट करती हैं। ओके, तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स प्राइमरली साइकोसिस को ही ट्रीट करती हैं। साइकोसिस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं यानी कौन सी वो मेजर साइन और सिम्टम्स हैं जो साइकोसिस में आती है और उनको एंटी साइकोटिक ड्रग्स ट्रीट करती हैं। तो उनमें हमारे पास डिल्यूजन्स आ जाते हैं। डिल्यूजन्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे या फिर जब हम डिल्यूजन या फिर उसके टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें आ जाते हैं। उसके बाद है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक ऑडिटरी और उसके अलावा विजुअल हेलुसिनेशंस एंड थॉट डिसऑर्डर्स। तो ये तीन जो है ना मेजर और स्पेसिफिक साइंस हैं, सिम्टम्स हैं किसकी, साइकोसिस की। इन सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। और ये जो सिम्टम्स है यानी साइंस है, ये मोस्टली कौन सी कंडीशंस में होती है, कौन से डिसऑर्डर्स में होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिवियर एगिटेशन वाला जो पेशेंट होता है उसमें हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, यानी जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो किस तरह से बॉडी में जाकर काम करती है, किस तरह से उसका एक्शन होता है जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होती हैं वो डिक्रीज़ होती हैं। सो दे वर्क मेनली बाय ब्लॉकिंग डोपामीन रिसेप्टर। डोपामीन की लेवल जो है ना वो साइकोसिस वाली कंडीशन में इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमें उसकी लेवल को डिक्रीज़ करना होता है। तो एंटी साइकोटिक वो ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से उनकी लेवल में डिक्रीज़ आ जाती है। उसके अलावा कुछ और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लाइक कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, हिस्टामिन और एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट करती हैं, जिसके बाद ये नॉर्मल लेवल में आ जाती हैं और जो साइकोसिस वाली कंडीशंस होती हैं वो अपनी बैलेंस स्टेट में आ जाती है। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन मेनली जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो डोपामीन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करती हैं। उसके बाद इसके 2 मेन टाइप्स हैं या फिर जनरेशन बोल दें तो पहली यानी फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक, जिनको हम टिपिकल एंटी साइकोटिक्स भी बोलते हैं। टिपिकल या फिर ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट यानी जो पहले यूज़ की जाती थी ना साइकोसिस वाली कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, उसको ही हम सिंपली टिपिकल या फिर ट्रेडिशनल बोलते हैं, या फिर इसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स भी बोलते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो वो स्ट्रॉन्ग डोपामीन D2 रिसेप्टर जो है ना वो एंटागोनिस्ट है, यानी वो स्ट्रॉन्गली क्या करती है, डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। एंटागोनिस्ट यानी एंटा मीन्स अगेंस्ट, तो वो जो उनका रिसेप्टर की जो काम की परफॉर्मेंस है उसको वो अपोजिट करती है, उसको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ना, लाइक हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स। अब हम आगे लेक्चर डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के, तो स्किज़ोफ्रेनिया में ना पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है ये मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया की जो पॉजिटिव स्टेट है, जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उसको ये ज़्यादातर ट्रीट करती हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स आ जाते हैं। ओके, तो ये मेन पॉइंट है इसकी फर्स्ट जनरेशन की, कि मेनली ये क्या करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स को डिक्रीज़ करते हैं, नेगेटिव में इनका कोई काम नहीं है। तो इनके एग्जांपल्स की बात करें यानी ड्रग्स की, तो कौन कौन सी वो मेजर ड्रग्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स में आती हैं, तो वो है क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, फ्लुफेनाजीन और थायरोडाजीन। उसके अलावा है लास्ट प्रेपहेनाजीन। पहले तो हम जनरली डिस्कस करते हैं इनके यूजेस को, उसके बाद ना हम वन बाय वन करके ड्रग का
यूज़ क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, और उसके साथ हम उसकी नर्सिंग इंटरवेंशन भी करेंगे। क्योंकि मोस्टली आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, तो उसमें वो आपको इस तरह से नहीं करते कि इंडिविजुअली ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखें, उसका यूज़ लिखें और उसका साइड इफ़ेक्ट या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन लिखें। तो वहाँ पर आपको सिंपली ओवरऑल ही लिखना है, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक्स, स्किज़ोफ्रेनिया, बट स्पेसिफिकली पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सिम्टम्स जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया की, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। सेकंड यूज़ ये है कि हम एक्यूट साइकोसिस वाली जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए भी फर्स्ट जनरेशन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा सिवियर एगिटेशन और मेनिया वाले पेशेंट्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं। देन नाज़िया और वोमाइटिंग, जैसे कि इसमें हमारे पास क्लोरप्रोमाज़िन और प्रोक्लोरप्रोमा पेराजीन, ओके। और लास्ट है हमारे पास टॉरेट डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसके लिए हम हेलिपराइडोल, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है, वो यूज़ करते हैं। तो ये इंडिकेशन से इन कंडीशंस में हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। अब जो फर्स्ट जनरेशन है ना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन। तो ये भी आपके पास MCQ के तौर पर आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा होते हैं। मेनली कौन से होते हैं साइड इफ़ेक्ट? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स और एंटीकोलिनर्जिक जब स्टेट होती है ना, तो उस दौरान भी हमारे पास सिम्टम्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो ये मेनली हमें देखने को मिलते हैं जब हम जो फर्स्ट जनरेशन है एंटीसाइकोटिक्स की टिपिकल ड्रग्स जब हम यूज़ करते हैं तब ज़्यादा होते हैं। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम यानी EPS, उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं? एक तो है हमारे पास डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में मसल कंट्रैक्शन होती है, मोस्ट कॉमनली नेक में सडन मसल कंट्रैक्शन होती है, उसको हम डिस्टोनिया बोलते हैं। दूसरी है एकथेसिया। एकथेसिया सिंपली हम रेस्टलेसनेस को बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो जो बंदा होता है ना, बहुत रेस्टलेसनेस होता है और उसकी जो मोटर एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो उसको हम एकथेसिया बोलते हैं। और उसके बाद है टार्डिव डिस्काइनेजिया। टार्डिव डिस्काइनेजिया ये इरिवर्सिबल इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है टंग, फेस, माउथ और जॉ की, समटाइम्स एक्सट्रीमिटीज़ में भी हो सकती है। और उसके अलावा जो टंग है ना वो प्रोट्रूड करेगी बाहर, उसकी टंग जो है ना बाहर प्रोट्रूड होगी। और उसके अलावा चूइंग मूवमेंट होगी, पुकरिंग होगी माउथ में, और फेशियल ग्रीमेसिंग मिल सकती है हमें टार्डिव डिस्काइनेजिया में। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है। जब एक्स्ट्रा पैरामिडल अफेक्ट होता है तो उस दौरान ये साइन सिम्टम्स हमें दिखने को मिलती है। उसके बाद है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये रेयर है बट इसमें कम्बिनेशन होती है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स की, जो अभी हमने डिस्कस की है, प्लस में हाइपरथर्मिया यानी फीवर इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, और ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस, ठीक है ना, रिजिडिटी ज़्यादा होगी, फीवर, और उसके अलावा अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। देन है सेडेशन। ये सेडेशन भी काज करती है, क्यों? जब इसमें हिस्टामिन ब्लॉक होती है तो उसकी वजह से सेडेशन भी ये ड्रग्स काज कर सकती हैं। उसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है, आपके पास पेशेंट प्रेजेंट है, वो बैठा है या फिर वो लाइंग पोजीशन में है, तो उसको आप अगर बोलें सडनली वो स्टैंड अप करे, तो जब वो सडनली स्टैंड अप करता है तो उस दौरान उसको चक्कर आने लगते हैं। तो जब सडनली जो स्टैंड अप हुआ उसको चक्कर आ रहे हैं, तो उस टर्म को हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये भी कॉमन होती है, ये अकर होती है बिकॉज ऑफ A1 जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं उसकी वजह से, ओके। देन है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जब एंटीकोलिनर्जिक स्टेट होती है ना बॉडी में, तो उस दौरान बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जब बॉडी के फ्लूइड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे तो पहले तो ड्राई माउथ होगा। उसके अलावा अगर हम फीसेस को एडिक्वेटली बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें इनफ फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन फ्लूइड नहीं है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ओके। यूरिनरी रिटेंशन होगी, क्योंकि बॉडी जो है ना वो वाटर को यानी फ्लूइड को कंजर्व करेगी, उसको बाहर नहीं निकालेगी, तो उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन कंडीशन हो जाएगी और ब्लड विजन होगी। ये सारी सिम्टम्स हैं किसकी, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की। उसके अलावा लास्ट है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल।
जो क्यूटी इंटरवल होती है ना ईसीजी में, वो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगी और ये मोस्टली थायरोडाजीन और हेलिपेराइडल अगर हम आईवी में दे रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं किसके, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। अब यहाँ पर ये साइड इफ़ेक्ट्स क्लियर हैं। आगे मैं ड्रग्स के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना उसको मैं डिटेल में डिफाइन नहीं करूँगी, यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, जस्ट मैं वहाँ पर उनको रिकॉल करूँगी। ओके, तो हम वन बाय वन करके अब ड्रग्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंडीशन में ज़्यादा यूज़ होती है, उनके स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट क्या है और उनकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। तो टिपिकल ड्रग्स में हमारे पास पहली ड्रग है क्लोरप्रोमाजीन। ये मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, एगिटेशन का मतलब है उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है। ओके, और उसके अलावा है इंट्रैक्टेबल हिक्कप्स जो होती हैं ना, जो डायफ्राम की वजह से होती है, उसमें थोड़ा मसला हो जाता है, उसकी वजह से होती है नाजिया और वोमिटिंग। इस कंडीशन में हम क्लोरप्रोमाजीन यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो क्लोरप्रोमाजीन सेडेशन काज करती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, फोटोसेंसिटिविटी, और इसमें जो ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम्स हैं वो मॉडरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, हम नर्स हैं, ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। ओके, तो उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन मस्ट है। सो क्लोरप्रोमाजीन जब चल रही है पेशेंट में तो उस दौरान हम मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाइपोटेंशन का रिस्क है, इसीलिए हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे। एडवाइस करेंगे उनको सनस्क्रीन या फिर उसको कहेंगे कि ऐसे प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग करे ताकि फ़ोटो सेंसिटिविटी से वो बच सके। उसके अलावा हम देखेंगे ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स के लिए देखेंगे कि उसको ट्रिमर्स, रिजिडिटी या फिर एकथेसिया तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो जल्द से जल्द या तो हमने मेडिसिन को स्टॉप करना है या फिर हमने जो डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसको जाकर रिपोर्ट करना है। देन इस मेडिसिन को हमें बेड टाइम पर देना है, क्योंकि ये सेडेशन काज करती है। अगर हम मॉर्निंग में इसको दे रहे हैं तो पूरा दिन उसको नींद आएगी, तो इसकी जो बेस्ट टाइमिंग है वो क्या है, बेड टाइम के दौरान दें। ओके, सेकंड ड्रग है हमारे पास हेलोपेराइडल या फिर इसको हम हेलोपेरिडोल जो मर्जी बोलते हैं। ओके, सो इसका यूज़ क्या है, ये मोस्ट कॉमनली स्किज़ोफ्रेनिया में यूज़ की जाती है, स्पेसिफिकली पॉजिटिव सिम्टम्स हो, एक्यूट साइकोसिस वाली कंडीशन, टॉरेट्स डिसऑर्डर और सिवियर एगिटेशन में ये ड्रग यूज़ की जाती है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसकी सिवियर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। ओके, और एनएमएस यानी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो हमने अभी डिस्कस किया पीछे, ठीक है, इसमें भी एपीएस प्लस में फीवर ज़्यादा हो जाता है, और क्यूटी प्रोलोंगेशन, जो क्यूटी इंटरवल है ना वो भी प्रोलोंग हो जाती है। ये इसके स्पेसिफिक कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं सिर्फ और सिर्फ इस ड्रग के। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो हम मॉनिटर करेंगे एपीएस की, और उसके अलावा हम उनको बेंजट्रोपिन या फिर डायफिनाइनहाइड्रामीन देंगे अगर डिस्टोनिया अगर हो रही है तो, क्योंकि सिवियरली अगर होते हैं ना तो इसलिए ये ड्रग्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे टू प्रिवेंट डिस्टोनिया। देन वॉच फॉर न्यूरोमेलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसमें हम देखेंगे कि उसको ज़्यादा फीवर, कन्फ्यूजन या फिर रिजिडिटी तो नहीं हो रही। देन हम ईसीजी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि क्यूटी प्रोलॉन्ग हो रही है तो उसको भी हम बार बार मॉनिटर करते रहेंगे। देन है थर्ड हमारे पास फ्लुफेनाजिन, इसको हम स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ करते हैं और डिपोट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं इसमें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें भी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, टार्डिव डिस्काइनेजिया, एक्स्ट्रा है ना, टार्डिव डिस्काइनेजिया इसमें ज़्यादा अगर होती है, सेडेशन ये भी काज करती है, और एनएमएस यानी न्यूरो लेप्टिक क्या था, मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ओके, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें हम जो मूवमेंट डिसऑर्डर से ना उसको रेगुलरली असेस करेंगे, क्योंकि टार्डिव डिस्काइनेसिया में इनवॉलंटरी मूवमेंट अगर हो रही है, और जो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है ना वो बहुत टाइम तक चलती रहती है, तो इसीलिए हमने रेगुलरली मूवमेंट डिसऑर्डर्स को असेस करना है। देन उनको एजुकेट करना है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्ग एक्टिंग डिपोट इंजेक्शन एडहेरेंस। जो डिपोट इंजेक्शन है ना उनका जो एक्शन होता है वो लॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिंग होती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने उनको एजुकेट करना है। और हमने टार्डिव डिस्काइनेजिया में लिप्स मेकिंग, टंग मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को जो स्मॉल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं बॉडी में उनको हम मॉनिटर करेंगे। देन है हमारे पास 4
थायरोडाजीन, इसको हम स्किज़ोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। नाउ इसका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें रेटिनल डिपॉजिट्स हो जाते हैं, क्यूटी प्रोलॉन्ग होती है, क्यूटी प्रोलॉन्ग होगी तो हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा तो बंदे की डेथ हो जाएगी। सेडेशन काज करती है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी उसके होते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो हम ऑब्टेन करेंगे बेसलाइन आई एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें रेटिनल डिपॉजिट्स हो रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हम आई की एग्जामिनेशन करेंगे, विजन को मॉनिटर करेंगे, ईसीजी को मॉनिटर करेंगे फॉर एरिथमियाज, क्योंकि एरिथमियाज की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, और उसको एजुकेट करेंगे अबाउट विजुअल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर उसको लग रहा है, पेशेंट को लग रहा है कि मेरी विजुअल डिस्टर्ब हो गई हैं, तो वो जल्द से जल्द रिपोर्ट करें ताकि वो मेडिसिन हम स्टॉप कर सकें। उसके बाद ये ड्रग है, ये ड्रग भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ओके, इसीलिए इसको भी हम स्किप करते हैं। देन है प्रेपहेनाजिन, ये थोड़ी बहुत यूज़ होती है, ये स्किज़ोफ्रेनिया और बायपोलर साइकोसिस में हम यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें भी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, सेडेशन और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम फॉल प्रिकॉशन करेंगे, क्योंकि सेडेशन और हाइपोटेंशन हो रही है ना, तो इसमें रिस्क होता है कि जो पेशेंट है वो फॉल कर सकता है। देन हम मूवमेंट डिसऑर्डर्स को मॉनिटर करेंगे, और उसके अलावा इनकरेज करेंगे फ्लूइड और फाइबर डाइट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन रिस्क, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी ज़्यादा है ना, तो इसीलिए हम फ्लूइड को ज़्यादा इनकरेज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड जनरेशन यानी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब ये थोड़ी डिफरेंट है उनसे, और ये थोड़ी अच्छी भी हैं क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम है। और इसकी दूसरी गुड पॉइंट क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया की यानी साइकोसिस की, उसको दोनों को ट्रीट करती है। वो सिर्फ पॉजिटिव को कर रही थी, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को करती है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये डोपामीन के साथ साथ सीरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, तो ये इसकी एक गुड पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर हम एक आप अपना कंसेप्ट लगाएं कि जब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है तो उस दौरान हम सीरोटोनिन वाली जो ड्रग्स होती हैं वो देते हैं, ताकि सीरोटोनिन जो है वो ब्रेन में मेंटेन रहें। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है, नेगेटिव सिम्टम्स में वो बहुत लो हो जाता है, उसके पास बहुत लो एनर्जी होती है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, सोशली वो विथड्रॉ हो जाता है, यानी वो बहुत आपको चुप चुप लगेगा, बहुत क्वाइट होगा, तो उनको हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। तो नेगेटिव सिम्टम्स यानी आप सामने बंदा देख रहे हैं जो बहुत चुप है, ना बात कर रहा है, ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, ना किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, तो आप जो पहला वर्ड बोलेंगे ना वो क्या बोलेंगे, भाई इसको तो डिप्रेशन है। ओके, तो इसको इस तरह से भी आप समझ लें। तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरोटोनिन वाली यानी जो सीरोटोनिन सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात लिखी है दे ब्लॉक डोपामीन एंड सीरोटोनिन। तो डोपामीन हो गई पॉजिटिव्स के, और जो सीरोटोनिन है वो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए, इसीलिए ये बेस्ट है रेदर देन फर्स्ट जनरेशन। ओके, देन एटिपिकल ड्रग्स देखें तो कौन कौन सी है हमारे पास, क्लोजापिन है, ये मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसको भी कम यूज़ किया जाता है। इफ़ेक्टिव तो ज़्यादा है लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए कम यूज़ करते हैं हम। रेस्पेरिडोन है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ओरेंजापिन, क्वेटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल जो कि ये पार्शियल D2 एगोनिस्ट है, पेलिपेरिडोन और लोरासिडोन, ये सारी एटिपिकल ड्रग्स है यानी सेकंड जनरेशन क्लास की ड्रग्स हैं। ओके, तो पहले जैसे हमने सारे ओवरऑल इंडिकेशन डिस्कस किए, यूजेस डिस्कस किए, इसमें भी हम सेम वही करेंगे। सो ये जो ड्रग्स होती हैं ये अगेन स्किज़ोफ्रेनिया में बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स दोनों के लिए यूज़ की जाती है। ये बायपोलर डिसऑर्डर्स और मैनिया को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। डिप्रेशन में भी ये यूज़ की जाती है, लेकिन जब वो डिप्रेशन रेजिस्टेंट हो, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी उसकी खुद की जो मेडिसिन है वो अप्लाई नहीं हो रही, उससे कोई जो इफ़ेक्ट है, बेटर इफ़ेक्ट है वो नहीं मिल रहा, वो रेजिस्ट कर गया है डिप्रेशन, तो उसमें हम यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली एरिपिप्राजोल। उसके अलावा एग्रेशन, इरिटेबिलिटी इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, उसमें भी हम यूज़ करते हैं, और मोस्ट कॉमनली वहाँ पर हम रेस्पेरिडोन और एरिपिप्राजोल का यूज़ करते हैं।
साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स तो सबके होते हैं। इसमें जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओके, तो ये बात आप याद रख लें। जो अगर आपको नहीं भी आ रहा ना एग्ज़ाम में, तो ये बात आप याद रख लें, जो मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसमें लगा दें। ओके, तो जो सेकंड जनरेशन है उसके मेटाबॉलिक ज़्यादा होते हैं, प्लस में थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी होते हैं। मेटाबॉलिक में जैसे कि वेट गेन हो गया, ये मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया, ओके, इनके लिए हम क्लोज़ापिन और ओलेंजापिन, ये जो ड्रग्स है ना, इनमें ये मोस्ट कॉमनली अकर होते हैं। वेट गेन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़ और डिसलिपिडीमिया, ये क्लोज़ापिन और ओलेंजापाइन के में इनके यूज़ करने से होती है। सेडेशन काज करते हैं, अगेन एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, जो कि मोस्ट कॉमनली क्लोज़ापिन और ओलेंजापिन करवाती हैं। देख रहे हैं ना, क्लोज़ापिन और ओलेंजापिन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए ये कम यूज़ करते हैं हम। हाँ, अगर बात करें ईपीएस की, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स की, तो वो लोअर होते हैं देन एफजीएस। एफजीएस में हमारे पास एग्जांपल था रेस्पेरिडोन, तो रेस्पेरिडोन से के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ईपीएस के, सॉरी। और क्वेटापिन जो कि सेकंड जनरेशन है, क्वेटापिन के कम होते हैं ईपीएस। ओके, देन है एग्रेन्युलोसाइटोसिस। एग्रेन्युलोसाइटोसिस ये क्लोज़ापिन जो ड्रग है ना वो काज करती है, इसमें सीबीसी मॉनिटर करना मस्ट रिक्वायर्ड है। देन सीजर्स, जो क्लोज़ापिन है ना वो सीजर्स भी काज करवाती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि डोज कितना है। डोज अगर ज़्यादा है तो सीजर्स भी काज कर सकती हैं। सीजर्स क्या हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री जो है ना रिएक्शंस होते हैं किसमें, ब्रेन में, सॉरी इनवॉलेंट्री नहीं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस होते हैं ना वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम सीजर्स बोलते हैं। एबनॉर्मल एक्टिविटी जब हो जाती है इलेक्ट्रिकल। देन प्रोलैक्टिन एलिवेशन। अब जो रेस्पेरिडोन और पेलिपेरिडोन, ये दोनों ड्रग्स जो है ना ये प्रोलैक्टिन की लेवल को इंक्रीज कर देती हैं। ओके, देन है क्यूटी प्रोलोंगेशन। अगेन इसमें भी क्यूटी प्रोलोंगेशन का रिस्क है, जिसमें जो जिप्रासिडोन ड्रग है वो मोस्ट कॉमनली काज करवाती है। अब इनको भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। क्लोज़ापिन ये मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं की जाती, लेकिन जो हम पहले ड्रग यूज़ कर रहे थे ना स्किज़ोफ्रेनिया की, वो स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई ड्रग नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्लोज़ापिन का यूज़ करते हैं, यानी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ करते हैं, और सुसाइड के रिस्क को डिक्रीज़ करने के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स हमने पहले ही बोल दिए आपको, आप सेम याद कर लें, सेम। एस मीन्स सीजर, ए मीन्स एग्रेन्युलोसाइट्स, और एम का मतलब है मायोकार्डाइटिस। ये मेजर साइड इफ़ेक्ट है जिनकी वजह से ना डेथ भी हो सकती है, तो मेजर आप याद कर लें, सेम। ओके, सीजर, एग्रेन्युलोसाइटोसिस, मायोकार्डाइटिस। उसके अलावा सेडेशन भी काज करवाती हैं, वेट गेन, डायबिटीज़ और हाइपरसेलिवेशन। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें हम मॉनिटर करेंगे WBC वीकली। स्टॉप अगर वो कम आ रहे हैं तो फिर हम स्टॉप करेंगे। उसके अलावा हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे टू रिपोर्ट सोर थ्रोट, फीवर, माउथ अल्सर, बिकॉज ये इन्फेक्शन की साइन है। और हमें पता है डायबिटीज़ में इन्फेक्शन का रिस्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, उसके अलावा हमने मॉनिटर करना है उनका वेट, क्योंकि ये ड्रग्स वेट गेन भी करवाती हैं। ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे और लिपिड की लेवल भी मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये भी हाई हो जाती हैं बाय टेकिंग दीज ड्रग्स। देन अवॉइड स्मोकिंग, क्योंकि अगेन जो स्मोकिंग है वो मेटाबॉलिज्म को अल्टर करती है। देन रेस्पेरिडोन की बात करें तो ये स्किज़ोफ्रेनिया, बायपोलर यानी मेनिया और ऑटिज्म इरिटेबिलिटी में यूज़ की जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो रेस्पेरिडोन प्रोलैक्टिन की लेवल हाई कर देती है, जिसकी वजह से गैनेकोमेस्टिया और गैलेक्टोरिया ये कंडीशंस हो सकती हैं। ईपीएस तब होगी जब आप डोज ज़्यादा दे देंगे, ठीक है, तो ईपीएस डोज रिलेटेड हैं। वेट गेन इसमें होगा ही होगा। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें हम हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना उनको मॉनिटर करेंगे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल चेंजेस, लैक्टेशन। देन एसेस करेंगे ईपीएस और मॉनिटर करेंगे वेट, ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर। देन थर्ड है ओलेंजापिन या फिर ओलेंजापाइन। ये भी स्किज़ोफ्रेनिया, बायपोलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स
ओलेंजापाइन जो है वो सिवियर वेट गेन करवाती है, डायबिटीज़, सेडेशन और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट करवाती है। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम बीएमआई को मॉनिटर करेंगे, ब्लड शुगर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल। देन उनको इनकरेज करेंगे कि वो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करें, और इस ड्रग को हम बेड टाइम पर दें क्योंकि ये सेडेशन काज करवाती है। देन है क्वेटापिन, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ओके, सो ये भी स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन, इंसोम्निया, इन कंडीशंस में यूज़ की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये सेडेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वेट गेन और कैटारेक्ट काज कर सकती है। कैटारेक्ट ये आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि ये ड्रग काज कर सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, नाइट टाइम डोजिंग करेंगे अगेन क्योंकि ये सेडेशन काज करती है, और उसके अलावा आई एग्जामिनेशन करेंगे एवरी 6 मंथ बिकॉज ऑफ कैटारेक्ट रिस्क, और मॉनिटर करेंगे ब्लड प्रेशर एंड वेट को। देन हमारे पास है 5 विच इज़ जिप्रासिडोन, ये हम स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर मैनिया में यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका एक आप याद रख लें, क्यूटी प्रोलोंगेशन, और ये वो वाहिद ड्रग है जिसका वेट गेन जो है ना वो ज़्यादा नहीं करवाती है, लेस करती है वेट गेन को। नाजिया इसमें होती है। इंटरवेंशन में देखें तो हम बेसलाइन जो ईसीजी है उसको ऑब्टेन करेंगे, देन मॉनिटर करेंगे फॉर एरिथमियास बिकॉज ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करवा रही है। ओके, फिर हम उनको एडमिनिस्टर करेंगे विथ फूड, क्योंकि जब हम इस ड्रग को फूड के साथ देते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज़ होती है। जो कार्डियक वाले पेशेंट हैं ना उसमें अवॉइड करें कि उनको ये ड्रग ना दें, क्योंकि ये तो पहले ही उनको कार्डियक का कोई प्रॉब्लम है, फिर आगे से हम इसको ये ड्रग दे रहे हैं तो जो क्यूटी प्रोलोंगेशन है फिर से वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो प्रॉब्लम जो है वो सीवियर हो सकता है। ओके, उसके बाद है थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन है नहीं, लेकिन ये वो ड्रग्स हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना तो सेकंड जनरेशन से मैच होता है ना फर्स्ट से, इसीलिए थोड़ी अलग है, अदरवाइज सेम है। तो इसीलिए इनको मैंने थर्ड कर दिया है, लेकिन ये थर्ड इतनी जो स्पेसिफिक थर्ड जनरेशन है ना वो नहीं है। समटाइम्स ये ग्रुप्ड होती है सेकंड जनरेशन के साथ, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि हमने तो इसको थर्ड जनरेशन में पढ़ा था, ये हमें सेकंड जनरेशन में मिल रही है। मोस्टली आपको सेकंड जनरेशन में ही मिलती है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन लिखी होती है कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा डिफरेंट कर लिया है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूनिक है, जिसमें वो पार्शियल डोपामीन एगोनिस्ट है, यानी पार्शली वो डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं और पार्शली वो डोपामीन एगोनिस्ट है, पार्शली एगोनिस्ट पार्शली एंटागोनिस्ट। ओके, तो इनका पार्शियल डोपामीन जो है ना वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के, एरिपेप्राजोल, ब्रेक्सीपेप्राजोल और कैरीपेराजीन। ये तीनों ड्रग्स हैं जिनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो पार्शियल है, और ये स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो दीज ड्रग्स लोअर रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिम्टम। ठीक है, इन सब का जो रिस्क है ना वो ये कम करती हैं, लेकिन उसके साथ ये एकथेसिया यानी रेस्टलेसनेस काज करवाती है और इनसोम्निया काज करती है। ओके, सो दिस वाज द होल अबाउट एंटी साइकोटिक्स। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।